ओके, गुड इवनिंग गाइस। आपका फिर से स्वागत है। मैं आनंद आपका फिर से स्वागत करता हूं सक्सेस मैग्नेट के ऊपर। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एक नया सेशन। कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, कोविड-19 का कहर खत्म हो चुका है थोड़ा थोड़ा, इसकी वजह से आपके सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपका एनडीए का एग्जाम 6 सितंबर 2020 संडे को कंडक्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर डल चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हो, आपके सेंटर वगैरह को देख लीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो एक प्रकार से जो अपनी वीडियो वगैरह बनेंगी एक प्रकार से आपकी क्रैश कोर्स की तरह ही चलेगी। मतलब कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, एक उसको आपको सामने सोल्व करूंगा, उसको आपका एक कंसेप्ट बताऊंगा कि हाँ वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट से हो। ऐसे ऐसे करके मैं आपको 150 कंसेप्ट बताऊंगा, 150 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन बताऊंगा, तो 150 क्वेश्चन मतलब 150 कंसेप्ट, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के सामने नया क्वेश्चन और उस नए क्वेश्चन के साथ उसका आपका एक नया कंसेप्ट आपके सामने खुल के आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पेपर में एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं मैथ के अंदर से, बहुत कम चांस होते हैं कि हम पहले से लेकर 120 क्वेश्चन के ऊपर जा सकें, ठीक है ना। बंदे की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, तभी एनडीए के मैथ में अचीवमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज ही विल फेल। वो अगर एक क्वेश्चन करेगा, टाइम का प्रेशर देखेगा, तो हाँ अगला क्वेश्चन उससे नहीं होगा कभी। उसका फोकस उसके एग्जाम के ऊपर होना चाहिए, बस ओनली, इधर उधर नहीं देखना उसको बिल्कुल भी। एग्जाम के ऊपर फोकस एक नहीं आता तो जस्ट आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हो गया 1 मिनट, तो मैंने बहुत बोल दिया, 1 मिनट मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम मतलब कि मैं बोल सकता हूँ आउटर लिमिट, आउटमोस्ट लिमिट आपकी, उससे ज़्यादा वो एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं चलना, ठीक है ना। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि टाइम आपको 1-1.5 मिनट, 2 मिनट भी पूरे नहीं मिलते एक क्वेश्चन के लिए। तो आप सोच सकते हो, अब 2 मिनट भी क्वेश्चन के लिए पूरे नहीं मिल सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूपीएससी है, अपने तरीके से एग्जाम बनाया होगा। तो देखना कि हर क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 मिनट का ही होगा, अगर आपने अच्छी से तैयारी कर रखी है। क्लियर है। तो मैं आपके सामने 150 क्वेश्चन लिखूंगा, मतलब 150 क्वेश्चन मीन्स 150 कंसेप्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आपका एनडीए स्पेशल। क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने पहला, मतलब कि आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, मैंने अपनी 11th का सेशन स्टार्ट करता हूँ, 11th 12th ही आता है आपका एनडीए में, 11th का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं पहले सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट करता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो, आपसे बोला कि इफ 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर है। ओमेगा आपका क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि यूनिट का क्यूब रूट है, ओके, बल्कि 1 का क्यूब रूट है। अच्छा, तो आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आपको सभी को पता नहीं ओमेगा क्या होता है आपका, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई, यही होता होगा। अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करूँ तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई, यही होता होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, ओमेगा ओमेगा। अच्छा, सभी को पता होना चाहिए जो एनडीए के स्टूडेंट हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपका ये 0 हो गया तो सारा 0 ही हो गया। मेरे एग्जाम में आए थे, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, तो मैंने देखते ही बोला कि हाँ भाई सोल्व करने लग गया मैं इसको, कि 1 प्लस ओमेगा क्या लिख दूँ यहाँ से, माइनस को ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो आपका 1 + 1 2 होगा, मतलब सोल्व करने लगा। फिर मैंने ये देखा आखिरी में जाके, अरे ये तो 0 होता है, तो सारा क्वेश्चन 0 होगा, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना। तो
तो मैं यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से कंसेप्ट तो मिला ही मिला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका 0 होता है। बट यहाँ से आपको एक बात और सीखने को मिली कि क्वेश्चन को अधूरा ना देखें, कंप्लीट देखें क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आपको दो बातें सीखने को मिलती हैं इस क्वेश्चन से कि क्वेश्चन को कंप्लीट देखें, अधूरा ना देखें, और आपका जो कंसेप्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ मैनी डायगोनल्स ड्रॉन in a octagon, कितने डायगोनल्स बनेंगे ऑक्टागन से, आपको ये बताना है। तो बताएं कितने डायगोनल्स बनेंगे, मतलब कि ऑक्टागन ज्योमेट्री से आप कितने डायगोनल्स खींच सकते हैं ये बताएं। सही ने सॉल्व कर लिया होगा, देखते हैं। ऑक्टागन मतलब कि आपकी 8 साइड्स, क्लियर है। डायगोनल कभी भी आप ड्रॉन करते हो किसी भी एक पॉलीगन से, दिस इज ए पॉलीगन ऑफ 8 साइड, तो ऑक्टागन, ओके। व्हेन वी ड्रॉ एनी डायगोनल, तो वी नीड एटलीस्ट 2 वर्टिसेस, कम से कम आपको 2 वर्टेक्स तो चाहिएंगे। मतलब कि ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक डायगोनल खींचना है, जैसे मैंने आपका हेक्सागन बना दिया, तो कम से कम 2 वर्टेक्स तो चाहिएंगे। मतलब वही बात होगी, डायगोनल एक लाइन तो होती है, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो होती है, ठीक है ना। ओके, देखो तो 8 साइड्स हो गई आपकी। तो 8 साइड्स मतलब कि 8 साइड्स भी होंगे और आपके 8 वर्टेक्स भी होंगे। भाई किसी भी, जैसे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, तो 4 वर्टिसेस होते हैं। 8 साइड है तो 8 वर्टिसेस हो जाएंगे उसके, तो क्या हो जाएंगे 8 वर्टिसेस हो गई। और आपको कितने वर्टिसेस एक साथ चाहिए ऑन द टाइम, 2 वर्टिसेस, तो 8C2 सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें से एक बात और, आपने जब आपका ये पॉलीगन बनाया आपने, तो आपने ये भी आपका डायगोनल हो गया, आपका ये भी आपका डायगोनल हो गया, आपका ये भी डायगोनल होगा, आपका ये भी डायगोनल होगा। लेकिन 2 वर्टिसेस आपने अगर अलग, एक से ये वाले कोलिनियर नहीं लिए, उससे अलग लिया है कहीं आपने, मतलब कि आपके जो वर्टिसेस है कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपने ये पॉइंट माना, तो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे डायगोनल नहीं होती, तो क्या होता है आपका साइड होती है। ये इस पॉइंट से उसके कोलिनियर वाले बिल्कुल नहीं दिख रहे, मतलब कि उसके लाइन के ऊपर है वो नहीं दिख रहे, या उससे डायरेक्टली कनेक्ट है वो नहीं देखने, उससे अवे वाले देखने, दूर वाले, क्लियर है ना। उससे दोनों साइड कितने कांटेक्ट में है उनको हटा के उनसे अलग देखने, मतलब कि जितने साइड से डायगोनल बनेंगे, साइड तो हटा ही देता हूं मैं, मतलब कि 8 साइड्स मैंने हटा दी। भाई ये भी तो 2 वर्टिसेस से बनी है, बट ये तो डायगोनल थोड़ी ना है, क्या आपकी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। इसी तरीके 8 साइड होंगी, ये तो मैंने हेक्सागन बना रखा है, 8 साइड होंगी, वो 8 साइड तो घटेंगी क्योंकि वो भी तो एक 2 पॉइंट से बन के बनी है। 8 से 2 सेलेक्ट करूंगा तो ये भी तो आएंगे उसके अंदर, तो बट ये 8 घटानी पड़ेंगे आपको, ये 8 साइड, क्लियर है ना। तो आपने 8 घटाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से 8C2 तो आप सभी को सोल्व करना आता होगा। 8 × 7 / 2 - 8, 4 7 के 28 - 8 20, तो 20 डायगोनल्स हो जाएंगे। आपको कई बार आप 8C2 सोल्व करके बस 28 लिख के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपने साइड्स निकाल दी, साइड्स उसके अंदर रोड होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो साइड्स है वो भी तो 2 वर्टिसेस से मिलके बनी है, तो 2 वर्टिसेस से मिलके मैंने क्या कहा कि 8 वर्टिसेस हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो कभी ये भी 2 सेलेक्ट होंगे, कभी ये भी 2 सेलेक्ट होंगे, कभी ये भी 2 सेलेक्ट हुए होंगे, बट ये तो साइड्स है ना, हमें तो डायगोनल चाहिए ना, तो सारी साइड्स पहले ही घटा देता हूँ। मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं किसी भी पॉलीगन, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड्स n, तो कैसे निकालेंगे
NC2 माइनस n, मतलब कि कोई भी n साइडेड पॉलीगन है, मतलब 8 साइडेड पॉलीगन हो तो 8C2 माइनस 8, 7 साइडेड पॉलीगन है तो 7C2 माइनस 7, कैसा भी होगा आपका, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का आपका फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, चलते हैं। अब आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आता है, मतलब कि जीपी से थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ थर्ड टर्म of GP is 4, then find the product of first 5 terms of GP. Find the first 5 terms of प्रोडक्ट निकालना ना आपको, करो सोल्व करो, क्या आएगा आपका आंसर। ओके, देखते हैं, हो गया होगा अधिकतर का। ये क्वेश्चन 1989 में IIT जेईई में पूछा गया था, पुराना क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा तो लॉजिक लगा हुआ है इसके अंदर। अगर आप एपी के टर्म्स मानते हो, जैसे लिखते हो AR स्क्वायर, AR क्यूब और AR की पावर होगी 5 टर्म होगी स्टार्टिंग में। जीपी के टर्म्स मानते हो ऐसे होंगे। जीपी के टर्म्स क्या होती हैं, कॉमन रेशियो कांस्टेंट होगी। यहाँ पे रेशियो कितना है, इसको इससे डिवाइड करो तो R आएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो R, ठीक है ना, पता होना चाहिए। तो अच्छा, आपको बोला कि थर्ड टर्म मतलब कि AR स्क्वायर आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। आपसे पूछा क्या क्या है, 5 टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब कि A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, ए तो A की A रेज़ टू पावर 5, R स्क्वायर R क्यूब R की पावर 4, तो कितना होगा आपकी R रेज़ टू पावर 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया जी 10। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ AR स्क्वायर रेज़ टू पावर 5, मतलब A की पावर 5 और R रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा आपका, अगर हम इसको अंदर इंक्लूड करता हूँ तो A रेज़ टू AR स्क्वायर आपका कितना होगा, यहाँ पे गिवन है आपको 4, तो 4 रेज़ टू पावर 5। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है? ओके, ठीक है, ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलें, इसको रब कर देते। सारे क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा वो कंसेप्ट आपके एनडीए में यूज होगा, ठीक है ना। इसको आप अपना मेरा एक्सपीरियंस समझ लेना, या थोड़ा सा भाई मान लेना कि हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, तो फील कर लेना कि भाई किसी ने बताया बड़े में थोड़ा, ठीक है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। ओके, जैसा कंसेप्ट बता रहा हूँ वैसे चलते रहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोला गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, then find the
वैल्यू ओ 1/α/1 इसकी वैल्यू का ट्राई करें। सभी का सोल्व होना चाहिए। इजी है, थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है बस, ओनली बस। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको देखिए थोड़ा सा। हो गया, चलो देखते हैं। मतलब आपसे पूछा ही गया कि आप, अच्छा आपकी इक्वेशन क्या है, x² + 2x + 3 = 0। इसके बाद इस टाइम पे आपके पास ओनली दो डाटा है। आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, x का कोफिशिएंट का नेगेटिव के अपॉन में x² का कोफिशिएंट, मतलब कि -2/1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू तो कितनी, अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा इनटू बीटा आपका 3 हो गया, ठीक है ना। अच्छा आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 1/α + 1/β। इसको अगर मैं ऐसे सोल्व करता हूँ, लिखूँ 1/α + 1/β क्या होगा, इसका एलसीएम लूंगा अल्फा इनटू बीटा। बीटा उधर अल्फा से डिवाइड करूँगा तो आपका बीटा आएगा, और बीटा से डिवाइड करूँगा तो आपका अल्फा आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आपके पास, -2, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है। थोड़ा सा यहाँ बस, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं और कुछ नहीं, क्योंकि टाइम इतना ही मिलता है। क्वेश्चन का टाइम आपको सफिशिएंट दिया गया कि 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, इतना ही। तो सोच सकते हो कि भाई क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन होंगे आपके, कि भाई ओनली आप अगर प्रैक्टिस कर रखे तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, इतना जल्दी हो सकता है। क्लियर है, ओके। देख सकते हो आप कैसे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से कॉन्सेप्ट नंबर 5, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये था आपका, इफ d² y/dx² 1/3 = dy/dx + 3x. Find the degree and order of the given differential equation. बताएं। तो थोड़ा जल्दी चलते हैं, ठीक है। आप थोड़ा पता होगा मेरे को, भाई सभी इंटेलिजेंट हो आप, स्पीड से कर लोगे, ठीक है। दोनों साइड आपकी पावर क्या, आपकी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नहीं होनी चाहिए आपकी, यानी रेशनल का नाम मेरा मतलब फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए आपकी। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐसा खंडा नहीं होना चाहिए। पावर आपकी रियल नंबर होनी चाहिए, आपकी ओनली कैसी नंबर होनी चाहिए, आपकी फिक्स 2 3 4 5 6 रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर है, नेचुरल नंबर की तरह, ओके। अगर तो फिर मैं इसको कैसे करूं कि भाई ये दोनों क्या बन जाए, आपके नेचुरल नंबर ही बन जाए। इन दोनों का एलसीएम अगर लूं तो कितना आता है आपका 6 आता है ना। तो आप क्या करो, दोनों साइड जितने भी रेशनल पार्ट होते हैं उसका एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम आपका 6 आया, तो इसको भी 6 पावर से कर दो रेज़ टू पावर,
इसको भी रेज टू पावर 6 कर दो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा, मैंने दोनों साइड ही तो किया है। अगर इसको सोल्व करूँ तो कितना आएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपन में dx स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर और dy बाई dx प्लस 3x रेज टू की पावर, इससे 2 कटूंगा 3 तो कितना आ गया 3। क्लियर है? अब तो आपका फ्रैक्शनल नहीं है, ठीक है, अब आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा, डिग्री जब लिखते हो, ऑर्डर लिखते हो तो क्या लिखते हो भी, किसी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप ऑर्डर लिखते हो तो क्या लिखते हो कि वहां पे मैक्सिमम ऑर्डर की डेरिवेटिव कौन सा आपका, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा आपका 2 ऑर्डर, मतलब कि इसका ऑर्डर तो कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। ओके, अगर मैं इसके क्या लिखूँ आपका डिग्री लिखूँ तो जिसका मैक्सिमम ऑर्डर उसकी रेज टू पावर कितनी है 2 है, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी। क्लियर है ना? ओके, तो ऐसे भी पूछता क्वेश्चन आया, सारे क्वेश्चन आए हुए और इन्हीं के बेस पे आपके कंसेप्ट रिपीट होंगे। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कंसेप्ट अधिकतर ही है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 मीन्स कंसेप्ट नंबर 6। आपसे पूछा गया है इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x की क्यूब माइनस k की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये था थोड़ा सा हो गया, हाँ यही हो। क्लियर है? ओके, इसको देखते हैं ये कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आपकी 1 माइनस 1 0 बनती है, यहाँ पे भी k पुट कर दो, k माइनस k की क्यूब माइनस k क्यूब, ये भी आपकी 0/0 फॉर्म बनती है। अगर यहाँ पे सभी के दिमाग में सबसे पहले तो क्या आएगा कि मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूँ डेरिवेटिव को सोल्व ना, लिमिट्स को सोल्व करने के लिए। ऊपर नीचे डेरिवेटिव तब तक करता रहूँ जब तक उसका 0/0 फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। बट अगर यहाँ पे आपने एल हॉस्पिटल लगा दिया तो आपसे क्वेश्चन में भी एक बात पूछी गई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को। अच्छा, यहाँ पे आपने एल हॉस्पिटल लगाया तो k तो कांस्टेंट आपका रिमूव हो जाएगा, ये तो 3x स्क्वायर अपॉन में 2x आ जाएगा, यहाँ पे भी एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू बराबर हो जाएगी, k की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? तो दिमाग में ये चीज़ नहीं लानी बिल्कुल। क्लियर है? तो लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर x माइनस 1 हो गया। इस साइड भी इसको ऐसे लिख दूँ, लिमिट x टेंड्स टू k x माइनस के a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में कितना आपका, इसको लिखता हूँ x माइनस के इंटू एक्स प्लस के, लिख सकता हूँ। क्लियर है? ओके, इसको अगर सोल्व करूँ तो आपका क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, बट हमें तो k की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके निकालनी है ना, तो इतना मत जाओ आगे मेरी तरह, मैं तो पागल हूँ। इसको यहाँ से सोल्व करो, हटाओ इसको, ये तो आपका डायरेक्ट इसमें से तो आपके k है नहीं, तो यहाँ पे k की जरूरत ही नहीं है, तो k की वैल्यू यहाँ से थोड़ी ना आएगी। इसको तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, किससे, एल हॉस्पिटल से। 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 पुट करते हो तो आप 0/0 फॉर्म बन रही है, इसमें तो आप पुट कर सकते हो। तो इसको तो एल हॉस्पिटल लगाओ तो क्या बनेगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1, 4 को क्या लिखोगे, x की पावर 4 को क्या लिखोगे 4x क्यूब अपॉन में x को क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस 1 का 0, नीचे x का 1 हो जाएगा। अब लिमिट 1 पुट करूँगा तो 4, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आती है, सिर्फ ओनली 4 आ गई, और इस साइड आपका इक्वल टू है। इसको सोल्व कर लो, साथ लग रहे हो, बोलते नहीं हो कि भाई हाँ पीछे चलो आगे चलो, तो आप तो कैसे बोलोगे। ठीक है, ओके हो गया। तो क्या होगा, 4 इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के अपॉन में एक्स प्लस के। क्लियर? अब यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही। ये 0/0 फॉर्म समथिंग ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म में आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तो डिटरमाइन नहीं की जा सकती। अब के की वैल्यू पुट करो तो क्या आ रही है आपकी के स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? ऊपर तो 3 के स्क्वायर, नीचे के प्लस के 2 के। इसको सोल्व करो तो क्या आ रहा है आपका 8k = 3 के स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं 3 के अगर ऊपर लिखूँ तो यहाँ पे सोल्व करके 8k = 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर माइनस 8k = 0 के यहाँ पे बाहर लूँगा तो 3k - 8k = 0। ओके, तो अगर यहाँ पे एक तो k की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे k की वैल्यू 8/3 आ गई। क्लियर? ओके, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा मजाक में क्वेश्चन लिखो। मजाक ये है, वैसे मैं बोल देता हूँ, ये कंसेप्ट नहीं है अगले वाला, बस ओनली क्वेश्चन है। cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, मल्टीप्लाई में सारे, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, ऐसे हो जाए मल्टीप्लाई में cos 180। इन सभी का क्या करो, आपको मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना, तो सभी लग गए होंगे। मल्टीप्लाई कर दो, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 1 की वैल्यू पता नहीं कितनी होगी, cos 2 की उधर से 2 लिया होगा, उधर से आपका कितना लिया होगा 88 लिया होगा, उसको चेंज किया होगा तो cos स्क्वायर 2 हो गया, चेंज किया होगा एक दूसरे के। अरे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कहाँ तक 101 जा रहे हैं, तो 100 भी आया होगा, 99 भी आया होगा, 98 भी आया होगा, 97 भी आया होगा, 96 भी आया होगा, 95 भी आया होगा, तो 90 भी आया होगा ना। तो cos 90 की वैल्यू बीच में प्रोडक्ट में आ गई ना, यहाँ पे बीच में कहीं cos 90 भी आया होगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 सभी से मल्टीप्लाई होता है, आपकी सारी वैल्यू 0 ही तो बनेगी। क्लियर है ना? cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, मजाक मजाक में लिख दिया होगा किसी ने। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन लिखता हूँ स्ट्रेट लाइन से। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका स्ट्रेट लाइन। आपसे ये बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and perpendicular to 2x plus y = 3। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या निकालनी, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है, और किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये बात आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहूँगा। अगर दो लाइंस वैन two lines are perpendicular to each other, तो आप क्या बोल सकते हो, then their product of their slope is equal to -1। मतलब अगर m1 एक लाइन है और m2 दूसरी लाइन, मतलब कि m1 एक लाइन का स्लोप है और उससे m2 दूसरी लाइन का स्लोप है, तो उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। मतलब कि अगर m1 की वैल्यू है तो आप m2 की वैल्यू है तो m1 की वैल्यू क्या निकालोगे, उसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। इसी के साथ एक कंसेप्ट और जुड़ता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप स्टार्ट करते हो, नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, वो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ते हो तो आप लिखते हो ना, टेंजेंट्स और नॉर्मल्स में पढ़ते हो तो लिखते हो कि dy/dx निकाल दो तो आपका क्या जाता है टेंजेंट, और नेगेटिव करके उसका dy/dx निकाल दो तो क्या हो जाता है आपका नॉर्मल आ जाता है। मतलब होता क्या है कि अगर dy/dx आपका मतलब कि टेंजेंट मतलब कि कर्व हो गया, अगर इस कर्व पे यहाँ पे टेंजेंट खींचता हूँ तो आपकी टेंजेंट हो जाती है, ठीक है ना। बट इस टेंजेंट से अगर नॉर्मल खींचूंगा तो मतलब कि इससे परपेंडिकुलर होगा, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो dy/dx और -1 अपॉन में dy/dx का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 ही तो होगा, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रख सकते हो आप।
कहाँ से आती है, क्योंकि ये एक स्लोप, ये जो टेंजेंट्स की स्लोप होती है और ये आपकी नॉर्मल की, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल में परपेंडिकुलर होती है दूसरी का, परपेंडिकुलर का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो अगर ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स मान लिया, तो ये कितना आएगा, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आप जब आप पढ़ते हो 12th के अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, चलो अपने अपने क्वेश्चन पे थे, तो मैं थोड़ा सा भटक गया, बता दे थोड़ा सा। ओके, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो इसकी स्लोप कैसे आएगी भाई, 2x + y = 3 है। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे किससे, y = mx + c से कंपेयर करूँगा, तो y को इधर रखो और बाकी उस साइड भेज दो, तो y = 3 - 2x। तो जो m क्या होती है, आपकी स्लोप होती है, तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -2 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, -2। बट इसके परपेंडिकुलर है वो दूसरी लाइन, तो उसकी लाइन, उस लाइन की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव करके उल्टा। तो उस लाइन की जो आपको निकालनी है, जो कहाँ से पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर है, तो जो उसके परपेंडिकुलर होती है, इस लाइन की स्लोप जो आपको निकालनी है, उसकी स्लोप कितनी होगी, इसका नेगेटिव कर दूँ, तो नेगेटिव का नेगेटिव करूँगा तो 2 हो जाएगा पॉजिटिव, और उसका उल्टा करूँगा तो 1/2। मतलब कि जो आप लाइन इक्वेशन निकाल रहे हो, उसकी स्लोप तो आपको कितनी मिल गई, 1/2, और आपकी इस पॉइंट से पास हो रही है, आपकी किस पॉइंट से पास हो रही है, तो आपकी 2,3 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, y - y1 × m × x - x1। तो y1 कितना आपके पास 3, m की वैल्यू 1/2 है, x - x1 की वैल्यू आपके पास 2 है। तो अगर सोल्व करो तो क्या होगा आपका, 2y - 6 = x - 2, तो 2y - x = 4 हो जाता है। ये आपकी